हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास है ये क्लास 12th की इंग्लिश की क्लास होगी। और इंग्लिश में आज हम लोग देख रहे हैं प्रोज का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, प्रोज का पहला चैप्टर और चैप्टर का नाम है इसका अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल विद अ बास्केट हिंदी में देखा जाए तो एक लड़की बास्केट माने क्या होता है, टोकरी। तो एक लड़की टोकरी के साथ। तो आज हम लोग इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं और इंग्लिश में हमारा प्रोज के अंदर पहली हमारी ये क्लास है। और चैप्टर भी अपना कौन सा है, चैप्टर ये पहला चैप्टर है अ गर्ल विद अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। और इस चैप्टर के जो राइटर का जो नाम है, तो राइटर का नाम है, क्योंकि क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर जो पैसेज आता है, पैसेज में एक तो सबसे पहले चैप्टर का नाम एक नंबर में और एक नंबर में आता है राइटर का नाम, कि लेखक का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम अ गर्ल विद अ बास्केट। तो राइटर का नाम भी आप लोगों को याद रखना है। राइटर का नाम है विलियम सी डोंगल्स। ठीक है, तो ये इसके राइटर का नाम है विलियम सी डोंगल्स। तो ये जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों को ध्यान से सुननी है। ठीक है, मैं आज क्लास में क्या करूंगा कि एक्सप्लेनेशन करूंगा, यानी कि ये जो इंग्लिश की जो स्टोरी होगी, एक तरफ आपकी स्लाइड चलेगी और मैं उसको बोल बोल के आप लोगों को एक एक जो सेंटेंस है, एक एक जो वाक्य है उसको हिंदी में समझाऊंगा। सबसे पहले ये जो राइटर है, राइटर के बारे में हम लोग समझते हैं कि ये जो राइटर है ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। तो ये राइटर कौन थे, भारत में ये किस लिए आए थे, तो भारत में ये घूमने के लिए आए थे। ठीक है भाई, विदेशों अमेरिका में विदेशी या पैसे वाले होते हैं। हमारा भारत जो देश है कैसा है, गरीब देश है, तो हम लोग कम घूमने जाते हैं। तो ये घूमने के लिए भारत में आए थे। और जो ये थे, ये करते क्या थे, तो ये जज थे। जो राइटर है तो जज थे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ठीक है, कहीं का भी किसी भी देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट है सो वो क्या होता है, ठीक है, सबसे बड़ा कोर्ट। तो आप लोगों को याद रखना है, तो सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो वहां के ये जज थे। भारत का, यहां से बात आती है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, तो वो नई दिल्ली में है। ठीक है, कहां पे है, नई दिल्ली में है। तो अब हम लोग चैप्टर में जाते हैं। तो राइटर का नाम विलियम सी डॉकल्स, अमेरिका के थे, जज थे और भारत घूमने के लिए आए थे। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन जो है। तो बुक मैंने निकाल ली है। तो देखिए, पहला जो पैराग्राफ दे रखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास। क्या कह रहा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास, यानी कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए, यानी हिमालय पर्वत के लिए निकल पड़ा था। यानी राइटर कह रहा है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय पर्वत के लिए निकल गया था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, यानी कि बरेली तक मैं ट्रेन से पहुंचा। ठीक है, यानी कि नई दिल्ली से चला है, हिमालय के लिए जा रहा है, तो नई दिल्ली तक वो राइटर जो है किससे गया, ट्रेन से गया। ठीक है, एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद यानी कि बरेली के बाद रानीखेत तक किससे गए, कार से गए। ठीक है, यानी कि सबसे पहली वाली लाइन कह रहा है आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयास, यानी कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए निकल पड़ा। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाय ट्रेन, यानी कि बरेली तक मैं ट्रेन से गया। एंड देन बाय कार टू रानीखेत, और उसके बाद रानीखेत तक मैं कार से गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन अ 6000 फुट रिज opposite a 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयास।
तो वहां पे देखा कि 6000 फुट ऊंची पुरानी ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, यानी कि पुरानी आर्मी का हिल स्टेशन है, ठीक है, और वो कितनी ऊंचाई पर है, 6000 फुट ऊंचाई पर स्थित है। 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयस, और 120 मील तक चारों तरफ ही क्या है, यानी हिमालय जो है बर्फ से ढका हुआ है, ठीक है। 120 मील मतलब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ से हिमालय पर्वत जो है एकदम ढका हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, जो ट्रेन थी वो कैसी थी, ट्रेन बहुत ही स्लो थी, ठीक है। ट्रेन कैसी थी, स्लो थी। पहले की गाड़ियां तो आप लोगों को पता ही है कि पैसेंजर गाड़ी होती थी, आजकल तो जैसे सुपर फास्ट, गतिमान, और ये कौन सी है तुम्हारी शताब्दी, तो एकदम सुपर फास्ट गाड़ियां हैं। और पहले तो आप लोगों को पहले की जो गाड़ियां थी वो कैसी थी, एकदम बिल्कुल स्लो गाड़ियां थी, मतलब प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ी, यानी हर एक स्टेशन पर जो गाड़ी रुकती थी। आगे कह रहा है इट इज स्टॉप्ड एट द ऑल वे स्टेशन, और वो जो गाड़ी थी हर एक स्टेशन पर गाड़ी रुकती थी, ठीक है, हर एक स्टेशन पर क्या होता था, गाड़ी रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, तो जैसे ही गाड़ी रुकती थी तो मैं जो है आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, यानी कि मैं अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता और दरवाजा खोलने के बाद मैं बाहर जाता, यानी कि जैसे ही गाड़ी रुकती तो वो जो लेखक है, लेखक क्या करते कि गाड़ी में से उतरकर यानी अपने डिब्बे से बाहर जाके स्टेशन पर जाते। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर क्या करते, टहलते, ठीक है। तो राइटर क्या करता था, जैसे ही गाड़ी रुकी तो गाड़ी रुकने के बाद वो क्या करते, टहलने के लिए चले जाते, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये अपना पहला वाला जो पैराग्राफ है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, तो जैसे ही वो प्लेटफॉर्म से उतरे, ठीक है ना, जैसे ही प्लेटफॉर्म से उतरे तो वो क्या देखते हैं, द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विथ पीपल, तो प्लेटफॉर्म जो है लोगों से खचाखच एकदम भरा हुआ है। तो प्लेटफॉर्म पर जैसे ही उतरे तो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म जो है एकदम खचाखच भरा हुआ है। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट, प्राइस्ट और पोर्टर्स, बेगर्स एंड हॉकर्स, तो वो क्या देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर सिख है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, व्यापारी हैं, सिपाही हैं, मर्चेंट यानी पुजारी हैं, और भिखारी हैं, और वेंडर्स हैं, यानी कि हर एक समाज का लोग, यानी प्रत्येक समाज का जो व्यक्ति है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे कोई भी काम करने वाला हो, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तो वो आपको स्टेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी स्टेशन पर जाते होंगे, देखते होंगे, तो स्टेशन पर क्या होता है कि प्रत्येक समाज का, समाज कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, कहने का अर्थ है जो कुछ भी कोई व्यक्ति काम करने वाला हो, जैसे मास्टर हो, वकील हो, पुलिस हो, यानी सभी तरह का इंसान आपको स्टेशन पर मिल जाएगा। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि सभी तरह के जो लोग थे वो स्टेशन के पास थे। फिर आगे कह रहा है ऑलमोस्ट एवरीवेयर वॉज वेयर फुट, और आगे कह रहा है कि जो भी लोग थे यानी प्रत्येक व्यक्ति वहां पे कैसा था, प्रत्येक व्यक्ति यानी एक भी व्यक्ति ने चप्पल नहीं पहनी हुई थी, यानी कि बिना चप्पलों के था या बिना जूतों के था। कहने का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति था वो वहां पे कैसा था, नंगे पैरों के था, ठीक है। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट, और उन्होंने सफेद कपड़े, सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। भाई हमारा जो भारत देश है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो बाबा परदादा वगैरह होते हैं, गांव में चले जाओ तो क्या पहनते हैं, सफेद कुर्ता और एक धोती। तो ऐसे ही उन लोगों ने सफेद कुर्ता धोती पहने हुए थे, और एक ने भी जूते चप्पल वगैरह नहीं पहने थे। चलिए आगे कह रहा है आई वुड आस्क एट द लीस्ट 3 पीपल, और मैंने कम से कम 3 लोगों से बात की। तो वो जो हमारे ये राइटर साहब है, ये कह रहे हैं, लेखक साहब, कि मैंने कम से कम 3 लोगों से बात की।
बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। जब मैंने 3 लोगों से बात की तो मुझे उन तीन में से एक व्यक्ति मिला जो इंग्लिश जानता हो। भाई हमारे भारत देश में पहले क्या है कि इंग्लिश जो है बहुत कम जानते थे, ठीक है। हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी को ही, आजकल की भी जो एक समस्या है कि इंग्लिश हमें एकदम ऐसी भाषा लगती है कि ये कहें कि समझ में बिल्कुल नहीं आता है। बच्चे भी ये सोचते हैं पढ़ने वाले कि इंग्लिश तो अंग्रेज चलेगा और अंग्रेजी हमारे लिए छोड़ गए। तो उन्होंने भी 3 लोगों से बात की, तो उन 3 में उन्हें एक व्यक्ति ऐसा मिल गया जो इंग्लिश जानता हो। आगे कह रहा है वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। तो मैंने सांसारिक विषयों पर बात की। तो वो कह रहे हैं मैंने सांसारिक मामलों पर बात की, यानी कि संसार में इस समय जो कुछ भी चल रहा हो सांसारिक बात की। और आज के अखबार में जो खबर निकली थी यानी कि न्यूज ऑफ द प्रोड्यूस्ड, यानी आज के अखबार की जो खबर थी वो भी उस पर भी मैंने जो है बात की। फिर कह रहा है इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। और ऐसा करके मैं यहाँ के लोगों की भावनाओं को जानना चाहता था कि भारत के जो लोग हैं यानी भारत देश के जो लोग हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, वो क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार की चीजों पर मैंने उस व्यक्ति से बात की। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। और मैंने सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखा। मैंने ये देखा कि सरकार यहाँ की क्या कर रही है, लोग बाग यहाँ के क्या चाहते हैं। तो इन सब चीजों को मैंने अनऑफिशियली क्या है इनको जो है मैंने जांचा परखा। तो यहां से हमारा सेकंड जो पैराग्राफ है वो समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना पैराग्राफ तीसरा वाला। तो यहां से है द रूट ले थॉट, चलिए द रूट ले थॉट वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है द रूट ले थॉट वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल एरियाज। यानी कि ये जो रास्ता था यानी कि जिस रास्ते से होकर हम लोग गुजर रहे थे वो रास्ता सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र वाला रास्ता था। यानी कि वो जो गाड़ी जा रही थी तो किस रास्ते से जा रही थी, यानी कि कृषि क्षेत्र वाले रास्ते से जा रही थी। उस रास्ते पर सबसे ज्यादा खेती हो रही थी। भाई हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि भारत के जो लोग हैं वो खेती यानी सबसे ज्यादा जो आय का जो स्रोत है यानी भारत की सबसे ज्यादा जो इनकम है या भारत के लोगों की जो सबसे ज्यादा इनकम है वो क्या है, कृषि है। यानी कृषि के ऊपर ही हमारे भारत देश के लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो वो जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता कृषि वाला था, ठीक है। आगे कह रहे हैं दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। यानी कि यह गंगा का ऊपरी भाग था। तो कुछ इस रास्ते से जा रहे थे वो कैसा था, ऊपर का गंगा का भाग था, यानी गंगा नदी के ऊपर से जा रहे थे। आगे कह रहा है 1000 फीट अबव सी लेवल। और ये जो गंगा का जो रास्ता था यानी कि तो यह कैसा था, 1000 फुट ऊंचा था। यानी कि ये क्या है उससे हजारों फीट क्या है ऊंचा था, ठीक है। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर। यानी कि यह गंगा का ऊपरी रास्ता था। 1000 फीट अबव सी लेवल यानी कि समुद्र तल से, समुद्र से जो ऊंचाई थी तो वहां की कैसी थी, हजारों फुट में थी। यानी 1000 फुट जो है उससे ऊपर था। वट ट्रॉपिकल, लेकिन वो जो रास्ता था वो कैसा था, गर्म रास्ता था, ठीक है। जो हवाएं जो चल रही थी वहां पे गर्म हवाएं चल रही थी। आगे देखते हैं द गंगा वाउस ब्राउन स्लिट। यानी गंगा जो थी वो कैसी थी, यानी गंगा वहां की भूरी मिट्टी से भरी हुई थी, ठीक है। तो जो गंगा थी तो गंगा के एकदम ऊपर भूरी मिट्टी लग रही थी। चलिए स्लोवन विथ फ्लड वाटर इट ओवरफ्लो
इंड्यूटिंग थाउजेंड ऑफ एक्रोस ऑफ राइस। तो जो गंगा थी, यानी कि जो गंगा जो थी बिल्कुल पानी से उमड़ी हुई थी, यानी गंगा के पास पानी, मतलब गंगा नदी एकदम अपने उफान पे थी, यानी तूफान, मतलब वहां पे पानी बहुत था। और पानी क्या था, गंगा नदी को भी मतलब नदी से बहते हुए खेतों में आ गया था। और वहां जो खेतों में क्या हो रहा था, वहां चावल हो रहे थे, यानी राइस हो रहे थे। तो धान के खेत थे और खेतों में खूब जो पानी भर गया था। ठीक है, यानी चावल के खेतों में पानी भर गया था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके उत्तर में क्या थे, जंगल्स थे। ठीक है, यानी उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, और घास जो है कैसी थी, यानी उत्तर में इसके जंगल थे और इसके उत्तर में घास थी। और जो घास कैसी थी, तो घास थी हायर देन अ मैन हैड एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन एसेंशियल क्लम्प ऑफ ट्रीज। यानी कि वो जो घास थी वो सिर से ऊंची ऊंची घास थी, यानी मनुष्य के सिर से भी, यानी जैसे इतनी बड़ी बड़ी, मतलब बहुत ऊंची ऊंची घास थी। क्योंकि जंगलों में कोई घास को काटने जाता नहीं है, और जब काटने कोई नहीं जा रहा है तो घास कैसी हो गई है, बहुत बड़ी बड़ी घास हो गई है। ठीक है, और फिर कह रहा है एंड अनब्रोकन एक्सपेक्ट फॉर एन एसेंशियल क्लैम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे। ठीक है, तो कहीं कहीं पेड़ थे और पेड़ों के अलावा क्या थे, झाड़ियों के झुरमुट थे। फिर आगे कह रहा है द होम ऑफ टाइगर एलिफेंट पाइथन्स, तो वो जो पेड़ थे या वो जो झाड़ियां थी उनके पास हाथी, टाइगर यानी कि चीता, हाथी, पाइथन्स कहते हैं अजगर को, और कोबरा यानी कि कोबरा के और अपने हाथी के और चीते के, इनके क्या थे, उन झाड़ियों पर या उन पेड़ों पर इन्होंने घर बना लिए थे। ठीक है, पेड़ों पर इन लोगों ने घर बना लिए थे। एवरीवेयर एल्स देयर वॉज फ्लैट एंड रनिंग टू द हॉरिजन, तो वो जो रास्ता था कैसा था, समतल रास्ता था। ठीक है, रास्ता कैसा था, समतल रास्ता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ये रास्ता समुद्र को, मतलब आसमान को छू रहा हो। ठीक है, रास्ता फ्लैट था, फ्लैट जैसे कि ये जो ब्लैक बोर्ड है कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, लेकिन फ्लैट रास्ता एकदम समतल रास्ता था, और लग ऐसा रहा था कि जैसे ये जो रास्ता है किसको छू रहा हो, आसमान को छू रहा हो। चलिए आगे देखते हैं। What dotted here and there by secret banyan tree, तो रास्ता ऐसा था कि उनको छू रहा हो, और कहीं कहीं फिर आगे कह रहा है बनियान यानी कि बरगद के पेड़ थे। आगे चलने के बाद देखा तो वहां देखा क्या कि वहां जो है बरगद के पेड़ है। ठीक है, बरगद के पेड़ है, और बाय रो ऑफ पाकर ट्रीज, और रो यानी कहते हैं कतार, यानी कि कतार का मतलब जैसे एक पेड़, दो, तीन, चार, मतलब लाइन लाइन। ठीक है, लाइन वाइज, रो वाइज सिस्टम, जैसे बच्चे बैठते हैं ना क्लास में, जो सुबह जो प्रार्थना होती है तो प्रार्थना पर कैसे एक के बाद एक लगता है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कतार। तो ऐसे ही वहां पे बरगद के पेड़ के, और एक पेड़ होता है पाकर का, तो उसके पेड़ की क्या थी, कतारें थी, यानी कि लाइन वाइज वो पेड़ लगे हुए थे। आगे कह रहा है, कहां गया, ठीक है, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, तो जो वो कतारें थी पेड़ की, यानी कि जो पेड़ थे और उनकी जो कतारें थी वो कैसी हो गई थी, तो जिनका आकार, यानी कि जो पेड़ थे और जो कतारें थी उनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले वृक्षों के समान था। यानी कि वो जो पेड़ थे तो उनका जो आकार कैसा, मतलब कोई पेड़ मोटा है तो कोई पेड़ पतला है, तो इस प्रकार से ऐसा उनका क्या था, ऐसा उनका आकार हो गया था। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है shaped like elms and having thick crusted into hot, humid and moving from the southwest, तो इस प्रकार से उनका जो है, मतलब वो जो पेड़ थे, कोई पेड़ मोटा था कोई पतला था, मतलब इस प्रकार से कोई टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे उन पेड़ों का आकार हो गया था। ठीक है,
फिर आगे कह रहा है हॉट ह्यूमेड वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। तो दक्षिण पश्चिम की ओर से, साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम की ओर से वहां पर जो है क्या है, गर्म हवा बह रही थी। हवा जो चल रही थी, मैंने पहले बताया कि गर्म हवा बह रही थी, तो हवा की जो साइड थी वो कैसी थी, दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि दक्षिण पश्चिम से गर्म हवा बह रही थी। फिर आगे कह रहा है मंकी सम ऑफ द मदर्स विद बेबीज क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ। तो फिर उन्होंने क्या देखा कि स्टेशन पर जो है कुछ बंदर, यानी कुछ जेंट्स बंदर और कुछ लेडीज बंदर, ठीक है। तो स्टेशन पर देखा कि स्टेशन पर कुछ नर बंदर और कुछ मादा बंदर, और जिनसे उनके बच्चे क्या है, उनके बच्चे, बंदरों के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे क्या हो जाते हैं, पेट से चुपके रहते हैं। तो स्टेशन पर लेखक जी ने देखा कि जो बंदर है, तो बंदर और उनकी लेडीज, मतलब जेंट्स बंदर और लेडीज बंदर और उनके बच्चे क्या है, पेट से चिपके हुए हैं, और पेट से चिपके के अलावा क्या कर रहे हैं, और पेड़ों पर चढ़े हुए भी हैं, ठीक है। तो पेड़ पर मंकी सम लुकिंग स्टेशन फॉर ऑफ द फूड, यानी कि और वो बंदर क्या है, स्टेशन पर क्या कर रहे हैं, भोजन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। भाई बंदर जानवर है, बेचारा भूखा है, तो भोजन को ढूंढ रहा है। द विलेज वी पास्ट, और आगे एक गांव गुजरा, ठीक है। आगे यानी कि जब एक गांव गुजरा, तो जब गांव से गुजरे तो हैड वॉल्स मेड ऑफ मड मिक्सचर विद वाटर एंड काउ डंग। तो जब गांव से गुजरे तब उन्होंने देखा कि जो घरों की जो दीवारें हैं, जैसे आजकल के घरों की दीवार तो किसकी बनती है, मतलब ईंटों की बन रही है, और बढ़िया बढ़िया एकदम रंगाई पुताई हो रही होती है। हम लोग देखते हैं कि जरा बढ़िया घर है। तो जब वो गांव से गुजरे तो पहले ईंटें वगैरह तो चलती नहीं थी, तो चलती हुई थी तो भाई बड़े बड़े लोग बनवाते थे। तो जब वो गांव से गुजरे, तो गांव से गुजरने के बाद उन्होंने देखा कि उस घर, तो गांव में जितने भी घर हैं और उन घरों की जो दीवारें हैं, तो दीवारें किसकी बनी हुई है, गाय के गोबर की बनी हुई है, ठीक है। उन्होंने देखा कि वहां के जो घर हैं, तो वो जो घर हैं गाय के गोबर के, यानी गोबर में पानी मिला के उनको अच्छी तरह से लीप दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहां के घर थे। फिर आगे कह रहा है देयर पीक रूफ वर दैश्ड, और उनकी जो छत थी वो कैसी थी, पीक यानी कि नुकीली छत थी, और नुकीली छत पर क्या हो रहा था, छप्पर पड़े हुए थे, ठीक है। यानी कि छतों पर क्या थे, छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बैम्बू, यानी कि बंडल ऑफ ग्रास यानी कि ग्रास यानी घास के जो बंडल थे वो बंबू की तरह उन्होंने, मतलब बांसों पर क्या है, बांध दिए थे। बंबू माने होता है बांस, तो घास के बंडल उन्होंने छत पर बांस से बांध दिए थे। स्ट्रेच अक्रॉस द रेफ्ट्रेस दैट डे, यानी कि उस दिन पंपकिन वाइन्स दैट ग्रो ओवर देम, तो उस दिन उन्होंने देखा पंपकिन यानी कि कद्दू, तो जो कद्दू जो होता है, तो कद्दू क्या था, वाइन्स दैट ग्रो ओवर देम वर इन ब्लूम। तो उस दिन उन्होंने देखा कि जो कद्दू है, यानी कद्दू की बेल पर, ठीक है, कद्दू की बेल पर जो उन पर फैली हुई थी, तो बेल पर देखा इन ब्लूम, यानी कि उस पर फल है, और फल आ गए हैं, और उस पर फूल भी आ गए हैं, ठीक है। यानी कद्दू की बेल पर क्या है, जैसे कि ये दीवार हो गई, दीवार पर ऊपर क्या देखा हुआ, डोरी से आप लोगों ने देखा हुआ कि एक रस्सी से ऊपर की तरफ बांध देते हैं, तो बेल पे, तो बेल है, हरी भरी बेल है कद्दू की, तो उस पर कद्दू के फल आ गए हैं और कद्दू के फूल भी है। तो कद्दू के फल फूल आने से तो वो जो दीवार थी एकदम बेरंगी सी लग रही थी, तो एकदम हरी पीली ऐसी लग रही है कि जैसे मतलब कोई तुम लोगों ने उसमें क्या कर दिया, रंगोली बना दी है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो दीवार उनको लग रही थी। तो यहां जो है अपना तीसरा पैराग्राफ खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, चौथा वाला पैराग्राफ है यहां से, एट वन स्टेशन, एट वन स्टेशन। चलिए, तो चौथे वाले पैराग्राफ में कह रहा है आगे, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विथ अ प्यूपिल वॉज इंटरप्टेड। देखिए,
तो क्या कह रहा है, यहां कह रहा है, पहले चैप्टर का नाम लिख दूं, अ गर्ल विद अ बास्केट। पैराग्राफ चल रहा है अपना 4। देखिए तो क्या कह रहा है, सुनिए। चौथा का पैराग्राफ है, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वॉज इंटरप्टेड। यानी कि एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन ऑफ टॉकिंग यानी कि मेरा बात करने का जो रूटीन था, यानी कि मैं जो बातचीत करता था, मेरा बातचीत करने का जो कार्यक्रम था, वॉज इंटरप्टेड यानी कि वो उसमें रुकावट पड़ गई। ठीक है, लेखक कह रहा है कि एक स्टेशन पर मेरा जो बातचीत करने का जो तरीका था या बातचीत करने का जो कार्यक्रम था, उसमें रुकावट पड़ गई। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. जो ही मैं उतरा तो मेरे उतरने पर मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ, ठीक है, यानी लेखक जैसे ही उतरा तो उसके चारों तरफ एक ग्रुप आ गया, यानी कि एक बच्चों का या ये कहें एक लड़कों का एक समूह आ गया और वो समूह उसके चक्कर काटने लगा। तो एज सून एज अलाइटेड अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन यानी कि छोटे छोटे बच्चों का एक क्या है, एक ग्रुप आ गया, एक समूह आ गया और वो समूह उसका चक्कर गैदर्ड अराउंड मी यानी मेरा चक्कर काटने लगा। दे वर सेलिंग बास्केट और वे टोकरियां बेच रहे थे, यानी कि वो बच्चे क्या कर रहे थे, टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वोवन रीड बास्केट विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न यानी कि हाथ से बनी हुई वो टोकरियां थी। ठीक है, यानी कि हाथ से बनी हुई एक साधारण सी वो टोकरियां थी। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न और सिंपल डिजाइन था उनका और साधारण वो टोकरियां थी। ठीक है, यानी सिंपल डिजाइन की वो टोकरियां थी। दे हैड द बास्केट हाई साउटिंग वर्ड्स और वे टोकरियों के बारे में जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि टोकरियां ले लो। आई डिड नॉट नो और वो जो बच्चे कह रहे थे या वो जो लड़के कह रहे थे उसको मैं समझ नहीं पा रहा था। आई डिड नॉट नो मैं समझ नहीं पा रहा था। वट कन्वेइंग अनमिस्टेकली देयर डिजायर लेकिन मैं उनका जो उद्देश्य था, डिजायर माने होता है उद्देश्य, यानी कि उनका जो उद्देश्य था या उनकी जो इच्छा थी, मैं उनकी इच्छा को समझ पा रहा था या मैं उनकी इच्छा को महसूस कर पा रहा था कि वो जो बच्चे हैं वो बच्चे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो यही अपना चौथा जो पैराग्राफ है वो खत्म होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना पांचवा पैराग्राफ। दीज वर, यहां से होगा, दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन। तो अगला जो पैराग्राफ है पांचवा क्या कह रहा है, दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रन यानी कि ये जो बच्चे थे ये रेफ्यूजी चिल्ड्रन थे। ठीक है, यानी कि ये बच्चे, रेफ्यूजी माने होता है शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ है जो किसी की शरण में आया हो उसे हम कहते हैं शरणार्थी। तो ये बच्चे शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreased, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. क्या कह रहा है, When partition between यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे में डिसीज्ड हंड्रेड ऑफ थाउजेंड यानी हजारों की संख्या में लोगों ने देयर रूट्स दे चेंज देयर रेजिडेंट्स यानी कि धर्म के पागलपन के कारण, यानी कि ये हिंदू है तो हिंदुस्तान में रहेगा, मुसलमान है तो पाकिस्तान में रहेगा, यानी कि धर्म के भय के कारण, यानी कि धर्म के भय के पागलपन के कारण उन लोगों ने अपना जो रेजिडेंस था यानी कि अपना जो आवास था या ये कहें अपना जो घर था वो उन्हें छोड़ना पड़ा। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा और पाकिस्तान को छोड़ने के बाद वो भारत आए। ठीक है, कितने लोग आए, यानी कि ये भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उस बंटवारे में 90 लाख जो लोग थे
वो पाकिस्तान से भारत में आए थे। ठीक है, आगे है डिवाइंड बाय द फियर ऑफ रिलीजियंस फैंटेक्सम, यानी किस कारण आए थे वो, रिलीजन यानी धार्मिक भय के कारण वो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विद, जब वो लोग वहां से चले तो कैसे थे, गरीब थे, यानी कि जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की तब वो लोग गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग टर्क, और जैसे ही वो चलते गए तो वो और गरीब होते गए। ठीक है ना, जैसे ही उन्होंने रास्ता अपना स्टार्ट किया तो वो और गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड फ्यू बिलोंगिंग्स, तो जब उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की तो कुछ थोड़ा सा उन्होंने अपना सामान लिया, यानी कि अपना जो कीमती जो सामान था वो उन्होंने अपने साथ लिया। सून दे वर आउट ऑफ फूड, अब जैसे ही वो रास्ते में अपने में चल रहे हैं तो कुछ समय बाद, या ये कहें कि 1-2 दिन बाद उनका जो खाना था वो समाप्त हो गया, यानी 1-2 दिन बाद उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डे आफ्टर दे स्टार्टेड, लेकिन भोजन समाप्ति के बाद भी वो निरंतर चलते रहे, यानी कि उनका खाना तो खत्म हो गया लेकिन उन्होंने जो है चलना नहीं छोड़ा। भाई पैदल थे उस समय, गाड़ियां वगैरह थी नहीं, या थी भी तो इतनी ज्यादा नहीं थी, तो लोग पैदल सफर कर रहे हैं, और पैदल सफर कर रहे हैं, उनके पास उनका सामान भी है, तो थक गए और उनका भोजन भी समाप्त हो गया। तो दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस, और जब उन्हें खाना नहीं मिला तो वो कमजोरी के कारण रोड पर एक तरफ ही वो क्या हो गए, गिर गए। ठीक है, वे साइड यानी कि रास्ते की तरफ एक तरफ गिर गए। तो वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल, और भूख के कारण वो जिस जगह पर गिरे वही वो क्या है, खत्म हो गए, यानी जिस जगह पर वो गिरे वही उनकी क्या है, मृत्यु हो गई। तो ये हमारा 5वां जो पैराग्राफ है यहीं पर खत्म। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 6। पैराग्राफ जो 6वां है ये स्टार्ट है अपना द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट। तो देखिए क्या कह रहा है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज, यानी कि जो टोकरियां बेचने वाले जो ये रिफ्यूजी बच्चे थे तो इन्हीं के बच्चे थे। ठीक है, यानी कि टोकरियां बेचने वाले ये बच्चे शरणार्थी बच्चों के पुत्र पुत्रियां या बेटे बेटियां थे। ठीक है, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट यानी कि जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे ये रिफ्यूजी के बेटे बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव हैड गैदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। तो दे और देयर पेरेंट्स यानी कि ये और इनके माता पिता और इनके रिश्तेदार हैव गैदर्ड इन द सिटीज यानी कि ये शहर में रहने लगे। ठीक है, यानी ये शहर में क्या हो गए, गैदर्ड यानी कि शहर में ये इकट्ठा हो गए। ठीक है, यानी कि ये और इनके माता पिता इनके रिश्तेदार सभी लोग शहर में इकट्ठा हो गए, क्योंकि गांव में तो ये लोग कुछ सामान जो बेच नहीं सकते हैं तो शहर में ही इकट्ठा हो गए। आगे कह रहा है सिटीज सेटिंग अप स्टॉल, तो इन्होंने शहरों में या फिर ये कहें कि नगरों में क्या है अपनी अपनी स्टॉल लगा ली। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल, और ये जो है क्या यानी कि सभी जो है छोटी छोटी वस्तुएं यानी छोटी छोटी वस्तुएं ये लोग बनाने लग गए। सिंपल आर्टिकल यानी कि छोटी छोटी वस्तुएं बनाने लग गए। और ट्राई टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, और इन्हें बाजारों में बेचने लग गए। ठीक है, छोटी छोटी वस्तुएं इन्होंने बनाई, जैसे टोकरी, हाथ के पंखे, फलों की जो टोकरियां होती हैं ऐसी टोकरियां। तो नॉर्मली सिंपल सिंपल सी इन्होंने चीजें बनाई, और वो चीज और उन चीजों को ये जैसे रेलवे के प्लेटफॉर्म पे और बाजारों में बेचने लग गए। फिर आगे कह रहा है
ट्राई टू मेक अ लिविंग इन मार्केट ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और ये उन बाजारों में बेच रहे हैं जहां पहले से ही, मतलब जहां भीड़ थी, या फिर ये कहे जहां पे पहले से ही और व्यापारी थे, क्योंकि पहले जिनकी दुकानें थी ये वहीं जाकर बेचने लग गए। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट। तो कपड़े का या फिर घास का जो छप्पर होता है, ठीक है, क्या कह रहा है, द क्लोथ, दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास सीड दैट लाइंड द स्ट्रीट, और इन्होंने यानी कि गलियों में ही क्या किया, कपड़े का और या फिर घास का छप्पर इन्होंने लगाया, और लगाकर ये सड़क के किनारे पर रहने लग गए। ठीक है, इन्होंने यानी कि अपना जो घर था वो छप्पर बना लिया, और छप्पर में ये लोग रहने लग गए। The peasant among these refugees had been accustomed to little all their lives, and the annual income of a agriculture family does not exceed. तो इन शरणार्थियों में जो बच्चे क्या थे, यानी कि जो किसान थे, और वे अपने पूरे जीवन में गुजारा करके इनकी जो आमदनी होती थी वो कितनी थी, यानी कि इनके जो भी रिश्तेदार थे वो क्या थे, किसान थे। ठीक है, इन शरणार्थी बच्चों की जो फैमिली थी वो कैसी थी, यानी कि वो किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे, और जब ये किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे तो ये अपने पूरे जीवन में गुजारा करने में अभ्यस्त, मतलब इनकी जो पूरी जिंदगी थी या इनका पूरा जो भी कुछ वो था, तो ये अपने पूरे जीवन का, मतलब इनकी जो डेली की लाइफ थी, इनके पास पैसा था नहीं, तो ये पूरे दिन काम करने में ही बिजी रहते थे। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इनके पास पैसा नहीं था। अब भाई पैसा नहीं है तो खर्चा तो घर का चलाना है, या रोटी पानी तो इन्हें खाना है, रोटी खानी है तो क्या करें, तो पूरे दिन ये कुछ ना कुछ कामों में जो है लगे रहते थे। ठीक है, तो फिर कह रहा है आगे, ऑन एन एवरेज $100 एज ईयर, इनकी जो आमदनी जो थी वो कैसी थी, एक साल में, यानी कि इनकी जो एक किसान की जो सालाना जो आमदनी होती है वो $100 से भी कम होती है। ठीक है, यानी इनकी जो आय थी वो $100 से अधिक नहीं थी। एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक 30 सेंट अ डे, एक कह रहा है औसत अनस्किल्ड लेबर, एक साधारण श्रमिक की, यानी साधारण लेबर कहते हैं श्रमिक, यानी साधारण मजदूर की जो आमदनी होती है वो कितनी होती है, 30 सेंट होती है। जैसे हमारे यहाँ रुपए और पैसे होते हैं, तो ऐसे ही डॉलर और सेंट, यानी कि डॉलर को हम रुपए मान सकते हैं और पैसे को हम लोग सेंट मान सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है एक साधारण जो मजदूर की जो आमदनी है वो कितनी होती है, 30 पैसे होती है। तो फिर आगे आ रहा है द पीसेंट, कहां गया, ठीक है, $100। चलिए आगे कह रहा है देयर इज 1 मील अ डे, तो इनके एक दिन का जो खाना था वो क्या था इनका, यानी कि इन लोगों का जो खाना था वो एक दिन का क्या था, एन अनियन यानी एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड यानी कि एक रोटी, अ बॉल ऑफ पल्स यानी कि एक कटोरा दाल, और विथ मिल्क यानी कि एक कटोरा दाल और मिल्क यानी कि दूध, परहैप्स अ बिट ऑफ कॉट चीज, और यानी कि शायद बकरी के दूध का पनीर, यानी कि ये पनीर था वो किसका था, बकरी के दूध का पनीर था। नो टी, और इनके पास ना ये लोग चाय पीते थे, ना कॉफी पीते थे, ना फैट का मतलब है ना ही ये कोई मांस वगैरह था। नो स्वीट, और ना कोई मिठाई थी। नो मीट, और ना कोई मीट थी। यानी कि इनका जो भोजन था वो ये एक ही बार भोजन करते थे पूरे दिन में, एक टाइम इनका खाना था, और खाने में क्या क्या था, एक प्याज थी, एक रोटी थी, एक कटोरा दाल थी, एक दूध भी था, और नो परहैप्स अ बिट ऑफ कॉट चीज, और यानी जो पनीर था तो वो बकरी के दूध का था। ठीक है, नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट, तो इनके पास ना ये लोग चाय पीते थे, ना कॉफी पीते थे, ना कोई फैट वाली चीज थी, यानी मांस वगैरह नहीं था, तो ये सारी चीजें इनके पास नहीं थी। आगे कह रहा है
$100 a year is not $2 a week, यानी कि $100 एक साल के लिए और $2 एक हफ्ते के लिए काफी ज्यादा नहीं है। Yet even the small amount is hard to earn by selling basket to people too poor to buy them। तो एक छोटा सा जो छोटी सी रकम है वो गरीब लोगों को टोकरियां बेचकर ये लोग कमा रहे हैं, या इन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए ये लोग टोकरियां बेच रहे हैं। अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये लोग टोकरियां बेच रहे हैं। That no doubt is the reason that little children descended on me like locusts। यानी कि इसमें कोई अनिश्चय वाली बात नहीं है, यानी कि इसमें कोई निस्संदेह यह कारण नहीं है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको एक टिड्डी के दल की तरह घेर लिया था। तो ये घेर लिया, ये लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जरूर जो है एक पैसे वाला आदमी है। तो आई एम एन अमेरिकन तो वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। तो निसंदेह यही कारण है कि ये जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने मेरे विषय में ये सोचा होगा कि ये एक अमेरिकन है, और अमेरिकन लोग जो है कैसे होते हैं, पैसे वाले होते हैं। तो इस चक्कर में इन्होंने उसको जो है एक टिड्डी के दल की तरह घेर लिया है कि जिससे कि ये व्यक्ति जो है हमारा सामान खरीद ले। तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये जो है एक जरूर जो है कैसा आदमी है, एक धनी व्यक्ति होगा, एक धनी ग्राहक होगा तो जो हमारा सामान खरीदेगा। तो यहाँ हमारा जो छठवां जो पैराग्राफ है वो समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, सातवां जो पैराग्राफ दे रखा है, आई वॉट 1 टिनी। 7th पैराग्राफ है, पैराग्राफ 7, आई वॉट। तो अगला जो पैराग्राफ, सातवां पैराग्राफ है, आई वॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास। तो कुछ आना में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी। तो लेखक कह रहा है आगे कि कुछ आनों में आई वॉट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनास, यानी कि कुछ आना में मैंने, यानी कि जो अपने सिक्के चलते हैं आना 2 आना पहले चलते थे, तो कुछ आना में मैंने छोटी टोकरी खरीदी। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, और कुछ अधिक में मैंने फलों की टोकरी खरीदी। ठीक है, कुछ फलों में, कुछ और अधिक में मैंने फलों की टोकरी खरीदी। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी, और ₹1 में मैंने जो रद्दी जो होती है रद्दी की टोकरी खरीदी। मतलब रद्दी रखने के लिए, वेस्ट पेपर यानी कि पुराने अखबार रखने के लिए ₹1 में टोकरी खरीदी। अ लवली स्विंग बास्केट फॉर अ रुपीज, और ₹1 में मैंने सिलाई की, यानी सिलाई जो कपड़े जो होते हैं यानी सिलाई करने वाली एक टोकरी खरीदी, यानी सिलाई की ₹1 में टोकरी खरीदी। आगे कह रहा है फॉर एन आना और 2 a piece, तो फॉर अ फ्यू फैंस, यानी कि एक आना या 2 आने में मैंने कुछ पंखे खरीदे। हाथ वाले जो पंखे हैं वो एक आना या 2 आना में। तो अ फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 a piece, ठीक है, 1 आना 2 आना में मैंने पंखे खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, और मेरी जो भुजाएं थी या मेरे हाथ जो थे पूरे भर गए थे। आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, और मैंने कम से कम 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, यानी 50 सेंट भी मैंने खर्च नहीं किए थे, और मेरे हाथ जो पूरे भर गए थे। द चिल्ड्रन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, और बच्चे जो है मेरे निकट आ गए और अपने विषय के बारे में, यानी अपने सामान के बारे में जोर जोर से चिल्लाने लगे। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी के समान हो गया था। प्रिजनर बोलते हैं कैदी को, तो मतलब बच्चों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तो आई वॉज अ प्रिजनर, यानी कि मैं एक कैदी के समान हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू मूव, और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था, यानी कैदी के समान था और पूरी तरह से घिरा हुआ था और बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रहा था। द मोस्ट डिलाइट यानी कि सबसे परिश्रमी, तो द मोस्ट डिलाइट यानी सबसे परिश्रमी। अग्रेसिव वेंडर अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी कि
तो सबसे परिश्रमी और जोर देकर अपना सामान बेचने वाली एक 9 साल की लड़की थी जो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। क्या कह रहा है? अग्रेसिव वेंडर यानी कि एक ये कहें कि परिश्रमी जोर देकर अपना सामान बेचने वाली एक लड़की थी जो 9 साल की थी और जो बिल्कुल ठीक मेरे सामने खड़ी थी। She had a lovely basket with handle। उसके हाथ में एक हैंडल वाली सुंदर टोकरी थी। यानी उस लड़की के हाथ में क्या था? एक सुंदर टोकरी थी, हैंडल वाली, जो लटकाने लेते हैं वो वाली टोकरी थी। एंड शी वॉन्टेड अ रुपी। और उसके लिए वो 1 रुपया, सी रुपी एंड अ हाफ फॉर इट अबाउट 30 सेंट। और यानी कि उसके लिए वो 1.5 रुपया, क्या कह रहा है? अ रुपी एंड हाफ, यानी उसके लिए वो 1.5 रुपया मांग रही थी, यानी कि 30 सेंट मांग रही थी। ठीक है, तो उस टोकरी के लिए वो कितना मांग रही थी? 1.5 रुपया मांग रही थी। और कहने का मतलब है कि अंग्रेजों के हिसाब से यानी अमेरिकन के हिसाब से वो 30 सेंट पड़ रहे थे उसके। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर। तो वह ईमानदारी से अपना सामान जो है बेच रही थी। वह ईमानदारी से अपना सामान बेच रही थी और अपने सामान की जो प्रशंसा कर रही थी कि मेरा सामान ऐसा है कि भाई जब सामान बेचता है तो बड़ी तारीफें गिनाते हैं ना, तो कोई भी, तो ऐसे वो अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज। और उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड ब्रेक एनी हार्ट। और ऐसे स्वर से विनती कर रही थी, यानी कि ऐसे मन से वो कह रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में उसके प्रति दया आ जाए। यानी कि उस हिसाब से वो जो बोल रही थी, उसके बोलने का तरीका ऐसा था जिससे हर किसी के हृदय में क्या हो? दया आ जाए। तो यही हमारा 7वां पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं 8वें पैराग्राफ पे। 8वां पैराग्राफ है माई आर्म्स। माई आर्म, ये वाला पैराग्राफ। तो 8वां पैराग्राफ देखिए। 8वां पैराग्राफ में कह रहा है माई आर्म्स वर फुल, यानी कि मेरी दोनों हाथ जो थी या मेरी जो भुजाएं थी वो भर गए थे, मतलब मेरे हाथ जो पूरे भर गए थे। आई हैड नो रूम। और मेरे पास उन्हें रखने के लिए कोई कमरा नहीं था या मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। आई गेट अलोंग माई नीड। मुझे इनकी जरूरत मतलब मुझे दूसरी टोकरी की जरूरत नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट। ठीक है, आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह भी नहीं थी और ना मुझे इसकी आवश्यकता थी। नो नीड आई अलोंग एनी नीड, मुझे आवश्यकता नहीं थी। फॉर एनदर बास्केट, मुझे दूसरी टोकरी की आवश्यकता नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फेंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, यानी कि मैंने अपने लेफ्ट हाथ को, लेफ्ट में यानी कौन सा होता है? यानी कि दायां, मैंने अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से किया, कह रहा है कि लेफ्ट हैंड। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, और मेरे कोट की दाईं तरफ गया और गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, मतलब मैंने कुछ रेजगारी, मतलब चेंज कहते हैं मतलब जो चिल्लड़ जो होती है, कुछ रेजगारी अपने कोट की जेब में से निकाली। परहैप्स 15 सेंट इन ऑल विच आई डिपोजिट इन द बास्केट, और कम से कम वो 15 सेंट होंगे और वो मैंने रुपए अपने कोट से निकाल के उस लड़की की टोकरी में रख दिए। यानी कि उस लेखक ने क्या किया कि अपनी कोट की जेब में से करीब 15 सेंट निकाल के उसकी टोकरी में रख दिए। तो आई डिपोजिट इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इमीडिएटली बिफोर मी। तो वो लड़की क्या है, उसकी तो देखने लग गई। जब उसकी तरह डाली तो वो लड़की क्या है, प्रार्थना की दृष्टि से उसकी ओर देखने लग गई। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय। मैं उसे एक्सप्लेन मतलब यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं तुम्हारी टोकरी नहीं खरीद सकता, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाय द बास्केट बट एक्सटेंडेड टू ग्रेट्युटी और द सब्सटेंस। लेकिन मैं तुम्हारी टोकरी तो नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करना चाहता हूं। ठीक है, यानी मैं तुम्हारी टोकरी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता जरूर करना चाहता हूं। ठीक है,
तो आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफर आई हैड गिवन। तो मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। यानी कि वो लड़की ऐसी थी कि किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी। वो लड़की जो है 9 साल की लड़की है, अपना काम धंधा कर रही है, वो किसी का एहसान लेना नहीं चाह रही है। तो रेस्ड हर चिन, उसने अपनी थोड़ी ऊपर की, रेस्ड हर चिन, रेस्ड इनटू द बास्केट एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रोसरीज ऑफ अ लेडी हैंडल टू मनी बैक टू मी। और उसने क्या किया, उसने सारा पैसा लिया, एक ये कहें कि इज्जतदार औरत की तरह, या ये कहें इज्जतदार, एक आत्मप्रिय गौरव, जैसे अपने गौरव की रक्षा हो, जैसे अपने गौरव की जिसे रक्षा करनी है, उसने वो पैसा उसका लौटा दिया कि मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब मेरे पास एक ही कारण था जिसके कारण मैं उसकी सहायता करूं। मेरे पास सिर्फ एक ही काम था, आई वॉट द बास्केट, और मैं उसकी टोकरी खरीद लूं। तो मेरे पास जो है एक ही रास्ता रह गया था कि मैं टोकरी खरीद लूं। सी बाइट हर आइज, स्माइल एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म। तो मैंने उसकी टोकरी खरीद ली, और टोकरी खरीदने के बाद उसकी आंखों से आंसू आ गए, और वो स्माइल करी यानी हंसी, और डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और वो प्लेटफॉर्म से उतरकर नीचे चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट दैट वुड हैव द लीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। तो उस रात को जिस झुग्गी में गई होगी, यानी घास के जिस घर में गई होगी, तो वहां के लोगों को कम से कम आज की रात 30 सेंट जरूर मिले होंगे। यानी आज उन्हें 30 सेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। यानी कि वो जो लड़की पैसे ले गई है, तो उसके घर वालों को कितने पैसे मिलेंगे आज? 30 पैसे। तो इस प्रकार से 8वां पैराग्राफ अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट पैराग्राफ 9वां। तो ये यहां से है आई टोल्ड। चलिए, आई टोल्ड द स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर। मैंने यह कहानी प्राइम मिनिस्टर साहब को सुनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो लड़की वाली घटना थी कि मैंने उस लड़की को पैसे दिए और उस लड़की ने पैसे वापस मुझे कर दिए। तो देखो 9 साल का बच्चा कितना समझदार है हमारे भारत देश का, कि उसने ये कह दिया कि मुझे तुम्हारे मतलब भीख की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम के बल पर या अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ूंगा या बढ़ना चाहता हूं, मुझे तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। तो आई टोल्ड द स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, मैंने यह कहानी अब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया। यानी कि यही एक कारण है जिस कारण से मैं भारत और भारत के लोगों से प्यार करने लगा हूं। ठीक है, यानी कि यही एक ऐसा कारण है जिस कारण से मैं भारत और भारत देश के लोगों से प्यार करने लगा हूं। आगे है द पीपल आई सॉ इन इंडिया। यानी मैंने भारत में लोगों को देखा, यानी मैंने भारत में जिन लोगों को देखा, दोज इन द विलेज यानी वे गांव के थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस और कुछ ऊंचे पदों वाले भी थे। यानी कि कुछ मैंने गरीब लोगों को देखा, कुछ मैंने अमीर को देखा, मैंने शहर वालों को देखा, मैंने गांव वालों को देखा। मतलब मैंने भारत के जितने भी लोगों को देखा, हैव बोथ प्राइड एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। तो भारत के व्यक्तियों को तो उनमें गौरव की, उनमें शालीनता की, उनमें उच्च नागरिकता की भावना थी। यानी मैंने जितने भी भारत के लोगों को देखा तो उनमें अपने गौरव की, अपने आत्मगौरव की, अपनी शालीनता की, अपने गौरव की, अपनी नागरिकता की, सबकी क्या थी? उनके प्रति एक ऐसी भावना थी जिससे स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा थी। दे ऑल्सो अ पैशन ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि उन्हें स्वतंत्रता के प्रति एक तीव्र इच्छा थी। दे ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी कि वह सुंदर लड़की, दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन अ स्पॉइलर एंड पॉवर्टी। तो यानी कि यह एक सुंदर बच्चे ने जो गरीब वातावरण और गरीब परिवार में पैदा हुआ। यानी कि ये जो लड़की थी एक
एक अच्छे वातावरण में ना कि गरीब वातावरण में पैदा हुई थी और अंडर एजुकेटेड इन बोथ ग्रामर, और जो कैसी थी यानी कि उसकी अच्छी भाषा नहीं थी और इसका जो आचरण था वो भी कैसा था, आचरण से अनभिज्ञ थी। मतलब 9 साल के बच्चे को ये नहीं पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ऐसी लड़की ने तो बोथ ग्रामर एंड मैनर्स यानी कि उसके जो व्यवहार था, उसकी जो भाषा थी, उसका जो आचरण था, हैड गिवन अ ग्लिम्पस ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, तो भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। यानी कि उस लड़की का ऐसा व्यवहार था तो जिसने भारत के लोगों को बता दिया कि भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं, अमीर लोग हैं। ठीक है, अमीर का नहीं मतलब है कि भारत के जो लोग हैं महान भावनाएं इनकी यानी महान लोग हैं। तो इस प्रकार से अपना चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। तो आप लोग इस क्लास के बारे में जरूर बताइए कि क्लास ऐसी लगी। कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे की जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें हम सेकंड चैप्टर को इसी प्रकार से कवर करेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एक वीडियो हम लोग अलग से लाएंगे जिसके अंदर शॉर्ट आंसर करवाएंगे। जितने भी शॉर्ट आंसर है इसके अंदर, कितने शॉर्ट आंसर है देखिए, तो इसके अंदर शॉर्ट आंसर है कम से कम 16 है। तो 16 में से कम जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट 10 से लेके 12 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी हम लोग यहाँ कवर करवाएंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन यानी समझा के और उनका अर्थ बता के, जैसे आपको एक बार में ही वो क्वेश्चन याद हो जाए। तो अगर आप लोगों की ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीडियो को और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।